नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। धूप अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी, पर पहाड़ी वाले शिव मंदिर की घंटियों की आवाज सुबह की खामोशी को चीरती हुई दूर तक जा रही थी, मानो आज किसी की जिंदगी बदलने वाली हो। रोहन कानपुर की एक बैंक में मैनेजर है और छुट्टियों में घर आया हुआ है। रोहन अपने घर में सबसे छोटा है। उसके 3 भाई बहनों की शादी हो चुकी है। इस बार सब उसे भी शादी बंधन में बांधने के लिए तैयार बैठे हैं। रोहन की दोनों बहनें भी अपने ससुराल से आई हुई है। रात को खाना खाने के बाद सभी लोग रोहन को शादी के लिए मना रहे थे और रोहन थोड़ा सा भाव खाने में लगा था कि इतनी जल्दी भी क्या है। रोहन की मम्मी बहुत सारी फोटो दिखाती है। देखो बेटा, सभी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और यह देखो, कानपुर में ही किसी कंपनी में जॉब करती है। जो पसंद हो बताओ, और अगर किसी को पसंद करते हो तो भी बोलो, हम उसी से तुम्हारी शादी करवा देंगे। रोहन बहुत खुश था। वह भी अब शादी करके सेटल होना चाहता था, पर उसका दिल ऐसे अरेंज मैरिज के लिए मान नहीं रहा था, जबकि उसे अभी तक किसी लड़की से प्यार भी नहीं हुआ था। स्कूल कॉलेज के दिनों में भी उसने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। उसके दोस्त लड़कियों से बातें करते और अवसर ढूंढते रहते। जो कुछ तो इश्क में गिरफ्तार भी हुए थे। आए दिन किसी लड़की के साथ किसी लड़के का नाम जुड़ता रहता था, पर रोहन अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी तरह समर्पित था। या फिर यह भी समझ सकते हैं कि किसी को देखकर उसके दिल में कोई भाव नहीं जगा था। सबकी बातें सुनकर रोहन ने अपनी माँ से कुछ दिन सोचने के लिए वक्त मांगा कि माँ, कुछ दिन दोस्तों के साथ मिल लो। पिछली बार भी आया था तो 2-3 दिन में ही लौट गया था, इसीलिए किसी से मिल नहीं पाया। माँ ने भी सोचा, अच्छा है, दोस्तों से मिलेगा तो शादी के लिए जरूर हाँ कहेगा। दरअसल रोहन के 2-3 दोस्त शादी के बंधन में बंध चुके थे। एक का तो 3 महीने भर पहले बेटा भी हुआ था। दूसरे दिन सुबह नाश्ता करने के बाद रोहन अपने दोस्तों से मिलने गया। सभी गांव के शिव मंदिर के पास बैठे थे। आज रविवार का दिन था, इसीलिए सभी जमा हो गए थे। यह मंदिर पहाड़ के ऊपर बना हुआ था और आसपास के गांव से भी औरतें और लड़कियां पूजा करने आती थी। यहाँ पहाड़ पर बंदरों का झुंड भी होता था, इसीलिए पूजा करने आए लोग अपनी थाली को ढक कर रखते थे। आमतौर पर लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ ही आती थी, और अगर कभी कोई बंदर पास आ भी गया तो थोड़ा सा प्रसाद दे देने के बाद आराम से चला जाता था। लोगों को इसकी आदत पड़ गई थी। रोहन और उसके दोस्त बातें करने में लगे थे, अपने पुराने दिनों को याद करते हुए। सभी बड़े खुश थे कि एक लड़के के जोर से चिल्लाने की आवाज आई और सबका ध्यान उसकी ओर चला गया। वाइट रंग के सिंपल से सूट में एक लड़की अपनी थाली को रेड रंग के दुपट्टे से ढकने की कोशिश कर रही थी, और एक बंदर उसके हाथ से थाली छीनने के चक्कर में दुपट्टा खींचने की कोशिश कर रहा था। शायद वह अकेली आई थी और इस गांव की ही नहीं थी, और दोपहर होने की वजह से मंदिर में कोई और था भी नहीं। नहीं, रोहन और उसके दोस्त जल्दी से आगे आ गए। एक ने उस लड़की को कहा कि थाली छोड़ दो तो वह चला जाएगा प्रसाद लेकर, पर वह इतना डर गई थी कि कुछ नहीं समझे। आखिर रोहन से रहा नहीं गया और उसने लड़की के हाथ से थाली छीन ली और जमीन पर रख दी। बंदर ने अपने दोनों हाथों से एक एक लड्डू उठाया और कूदता हुआ पहाड़ी पर चढ़ गया, और रोहन की नजर लड़के के डर से सफेद पड़ गई। चेहरे पर पड़ी, उसने जमीन से थाली उठाई और लड़की का हाथ पकड़कर उसके हाथों में थमा दिया। लड़की लरज कर रह गई, और जाने क्यों रोहन के बदन से मीठी सी सिरहन दौड़ गई। लड़की अपने रास्ते पर बढ़ गई और रोहन उसे जाता हुआ देखता रहा। उसके दोस्त निखिल ने उसे टोका, क्या देख रहा है। वह लड़की तो चली गई। सब उसे छेड़ने लगे और बस मुस्कुराकर रह गया। थोड़ी देर रुककर सब अपने अपने घर के लिए निकल गए। उस रात रोहन की आंखों में नींद की जगह ख्वाब ने डेरा डाल दिया था। आंखें बंद करते ही हर बार उस अजनबी लड़की का चेहरा नजर आने लगता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है। कितनी लड़कियों से मिला था, आज तक ऐसा कभी महसूस नहीं किया था। और फिर उसने खुद को बहलाया कि आसपास के गांव की ही होगी। कल फिर से मंदिर जाऊंगा तो उसके बारे में पता करूंगा। जाने किस पहर में रोहन को नींद आई थी। सुबह 10 बजे उसकी माँ ने उसे उठाया, तब भी नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थी। और उसकी माँ बोली, बेटा, तेरी भाभी को पहाड़ी वाले मंदिर जाना है, तू साथ चला जा, बाइक से जल्दी आ जाएगा। और यह सुनते ही रोहन की आंखों से नींद ऐसी भागी जैसे डंडे को देखकर बंदर, और बंदर का ख्याल आते ही उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। माँ ने से मुस्कुराते हुए देखा तो फिर से बोली, अब उठ भी जा,
जाकर तैयार हो जा, भाभी कब से तैयार हो गई है मंदिर जाने के लिए। और फिर जब रोहन नहाकर आईने के सामने अपने बाल बना रहा तो दिल ही दिल में बड़ा खुश था कि क्या पता उस हसीना का आज भी दीदार हो जाए। फिर उसने जल्दी से अपनी शर्ट पर परफ्यूम स्प्रे किया और बाइक निकाली। थोड़ी देर बाद ही वे मंदिर पहुंच गए और भाभी ने कहा, देवर जी आप भी आओ ना पूजा करने। कुछ सोचकर रोहन ने भी मंदिर में बहुत मन से शिव जी की पूजा की और जब वह पूजा करके बाहर आने लगा तो वही लड़की पूजा की थाली लिए मंदिर में प्रवेश कर रही थी। और रोहन ने मन ही मन शिव जी को धन्यवाद दिया। भगवान जी आप तो अंतर्यामी हैं, बस अपनी कृपा बनाए रखिएगा। उसे देखकर रोहन बेख्याली में मंदिर के अंदर जाने लगा कि उसकी भाभी ने उसे पीछे से आवाज लगाई, देवर जी घर चलिए ना, अब वापस अंदर क्यों जा रहे हैं। और रोहन को मंदिर से बाहर आना पड़ा। उसने सोचा भाभी को जल्दी से घर आता हूँ, फिर शायद उस लड़के से बात हो जाए। फिर उसने भाभी को घर के बाहर छोड़ा और कुछ काम है बोलकर बाइक स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर बाद ही वह मंदिर वाले रास्ते पर था और वह लड़की पूजा करके वापस लौट रही थी। रोहन ने बिल्कुल उसके पास बाइक रोक दी तो वह थोड़ा डर गई। उसके चेहरे पर डर देखकर रोहन कुछ बोल नहीं पाया और लड़की अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई और वह उसे जाते हुए देखता रहा। अब वहां रुकने का कोई मतलब नहीं था, इसीलिए वह वापस घर आ गया। पर उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। उसने टीवी चालू किया और अपने मन को शांत कर लूं, पर बेचैनी मन में हो तो आंखें कुछ और कहाँ देखना चाहती है। रोहन का भी यही हाल था। आज दिन भी सोमवार था, इसलिए सारे दोस्त अपने अपने काम पर लगे थे। नहीं तो थोड़ी देर किसी के पास बैठकर अपने मन को दबा देता। पूरे दिन और पूरी रात बेचैनी में गुजार कर रोहन ने खुद से वादा किया कि कल हर हाल में उस लड़की से बात करेगा। ऐसे भी कौन सा मैं उससे फ्लर्ट करना चाहता हूँ, बाकायदा शादी करूंगा उससे। और अपने मन में यह अहद करके वह शांति से सो गया। सुबह ठीक वक्त पर तैयार होकर वह मंदिर पहुंच गया। ठीक उसी वक्त यानी जिस वक्त वह लड़की दोनों दिन मंदिर आई थी। और जब वह मंदिर पहुंचा तो वह लड़की मंदिर से बाहर निकल रही थी। रोहन ने सीधे उसे आवाज दे दी, सुनो। उसकी आवाज सुनकर वह लड़की घबरा गई। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। और रोहन की बात का उस लड़के ने तो कोई जवाब नहीं दिया। पर मंदिर में पूजा करने आई दो औरतें वहां जरूर आ गई। और उस दिन मंदिर की सीढ़ियों पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। और तब वह लड़की जल्दी से कदम बढ़ाकर आज आगे बढ़ गई। तब रोहन को एहसास हुआ कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसीलिए वह चुपचाप वहां से निकल गया। फिर उसका मन नहीं किया तुरंत घर जाने को, इसीलिए यूं ही सड़क पर बाइक चलाता रहा और घंटे भर बाद थककर घर पहुंचा। पर उससे पहले ही उसकी खबर घर पहुंच गई। माँ ने उसे आड़े हाथों लिया, तुझे समझ नहीं, यह शहर नहीं गांव है। तुझे वह लड़की पसंद थी तो पहले हमें बताना चाहिए था। रोहन ने भी सोचा कि बात जब पता चल ही गई है तो देर क्यों करूं। उसके बिना बात को घुमाए बोल दिया कि हाँ माँ मुझे बहुत पसंद है और मुझे उससे शादी करनी है। फिर उस लड़की के परिवार बारे में पता किया गया। इस गांव में अधिकांश परिवार एक ही जाति के थे। इसका फायदा यह हुआ कि लड़की भी सेम जाति की थी पर केवल 8वीं पास थी। इस बात पर रोहन की माँ और भाभी थोड़ी परेशान थी, पर रोहन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, मुझे उससे कौन सी नौकरी करवानी है। लड़की गरीब परिवार की थी, फिर उसके लिए रिश्ता खुद चलकर आया था। ऐसे में शादी के लिए कौन सी मुश्किल आती। लिहाजा यहाँ भी नहीं आए और जल्दी ही रोहन और उस लड़की जिसका नाम है साक्षी, तो रोहन और साक्षी की शादी हो गई। साक्षी दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई। शादी की सभी रस्में बड़ी धूमधाम से हुई। रोहन की प्रार्थना भगवान ने सुनकर पूरी भी कर दी थी। शादी के लाल जोड़े में सजी साक्षी बिल्कुल सुंदरता की मूर्त लग रही थी। वह साक्षी जैसे खूबसूरत और सीधी सादी पत्नी पाकर बहुत खुश था। शादी की पहली रात उसकी आवाज सुनी थी रोहन ने, और वह तो जैसे खो सा गया था। इतनी प्यारी और मधुर आवाज थी साक्षी के। एक हफ्ते बाद रोहन की छुट्टियां खत्म हो गई तो वह साक्षी को साथ लेकर कानपुर आ गया। रोहन को खाना बनाना तो आता ही नहीं था, इसलिए वह टिफिन मंगवाया करता था खाने के लिए। पर अब तो उसकी शादी हो गई थी तो वह साक्षी को साथ लेकर शॉपिंग पर गया और किचन वगैरह के सामान की खरीदारी की। रोहन जो कि पहले अपने दोस्तों के साथ समय बिताता था, अब ऑफिस से सीधा घर आता था। उसका बहुत मन था कि हनीमून पर कहीं घूमने जाता, पर इतनी जल्दी दोबारा छुट्टी नहीं मिलने वाली थी, इसीलिए मन महसूस कर रह गया। फिर शायद किस्मत को
उस पर प्यार आ गया और किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में उसे मसूरी जाने का मौका मिला। और रोहन मसूरी के खूबसूरत माहौल में साक्षी के साथ के ख्याल में ही रोमांचित हो उठा था। ठीक वक्त पर रोहन के प्लेन ने मसूरी की जमीन पर लैंड किया। अभी सुबह के 10 बजे थे। रोहन ने साक्षी को होटल के कमरे में छोड़ा और उसे अच्छी तरह समझा दिया कि अगर कुछ चाहिए तो इंटरकॉम पर बोल दे और कमरा बंद कर ले, मैं जल्दी ही काम खत्म करके आऊंगा। उस दिन रोहन को काम करने में 4 बज गए और उसने साक्षी को फोन किया कि पता नहीं उसने कुछ खाया भी है या नहीं। तो साक्षी ने फोन उठाया तो वह नींद में थी और उसने कुछ खाया भी नहीं था। रोहन ने उसे प्यार भरी डांट लगाई कि अगर मैं कल तक नहीं आऊंगा तो क्या तुम भूखी रहोगी? जल्दी से कुछ ऑर्डर करो और खाओ, मुझे आने में शाम हो जाएगी। फिर प्यार से बोला, बहुत काम है जान, प्लीज कुछ खा लो। रोहन जब होटल पहुंचा तो शाम के 6 बजे थे और उस दिन वाकई वह बहुत थक गया था। पर साक्षी की प्यारी सूरत देखकर वह अपनी सारी थकान भूल गया। रोहन फ्रेश होने जाता है और साक्षी को तैयार होने के लिए बोलता है। उसने साक्षी के लिए गाउन खरीदा था लेकिन उसे बताना भूल गया था। थोड़ी देर बाद रोहन सूट पहनकर तैयार होकर बाहर निकला तो साक्षी हल्की गुलाबी रंग की प्लेन साड़ी में तैयार हुई थी। उसने बालों को खुला छोड़ दिया था तथा बड़ी बड़ी आंखों में काजल और होठों पर लिपस्टिक और माथे पर छोटी सी बिंदी सजाए साक्षी बहुत खूबसूरत लग रही थी। इतने कि रोहन का मन नहीं किया कि साड़ी बदलकर गाउन पहनने को बोले। इसीलिए उसने साक्षी को प्यार से देखा और साथ लेकर होटल के रेस्टोरेंट में चला गया जहाँ पूरा हॉल खाली होता है। बस एक टेबल और 2 चेयर लगे होते हैं। रोहन साक्षी का हाथ पकड़कर उसे चेयर के पास ले जाता है। उसके बैठने के बाद बगल वाली चेयर पर खुद बैठता है। वहां 2 लोग वायलिन पर मीठी धुन बजा रहे थे। पूरा माहौल बहुत शांत और खूबसूरत था। थोड़ी देर में एक वेटर आया तो रोहन ने उसे खाने का ऑर्डर दिया। जब वेटर खाना सर्व करके चला गया तो रोहन ने कोर उठाकर साक्षी को खिलाया और फिर साक्षी ने भी शर्माते हुए रोहन को, दरअसल उसे वायलिन वालों के सामने खिलाना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह तो बस बजाने में लगे थे। अपनी धुन में रोहन को साक्षी का शर्माना एक अलग ही एहसास दे रहा था। बहुत खूबसूरत माहौल में दोनों ने खाना खत्म किया और फिर कमरे में आ गए। मसूरी में दूसरा दिन भी रोहन के लिए बहुत बिजी रहा, यहाँ तक कि पहले दिन से भी ज्यादा। पर अब वह खुश था क्योंकि यह ट्रिप 3 दिन की थी और उसने अपनी मेहनत से काम 2 दिन में ही पूरा कर लिया था। अब कल का पूरा दिन वह मसूरी घुमाने वाला था। उसकी सारी थकान साक्षी की संगत से दूर हो जाती है और अगली सुबह वह बिल्कुल फ्रेश फील कर रहा था। सुबह साक्षी सूट निकाल रही थी पहनने के लिए तो रोहन जल्दी से उठकर आया और उसके हाथ से सूट लेकर उसे एक पेपर भी थमा दिया और बोला, तुम्हें यह पहनना है, जल्दी से तैयार होकर आओ, घूमने चलेंगे। और थोड़ी देर बाद जब साक्षी बाथरूम से बाहर आई तो उसकी नजरें झुकी हुई थी। टी शर्ट और हाफ पैंट में उसे बहुत शर्म आ रही थी और रोहन उसे इस अंदाज में देखकर उसके पास आ गया। अरे वाह, ये ड्रेस तुम पर कितनी अच्छी लग रही है, मुझे लगा था पिंक कलर तुम पर बहुत खिलेगा। और साक्षी रोहन की खुशी देखकर उसे यह भी नहीं बोल पाई कि मैं ऐसे कपड़ों में बाहर नहीं जाना चाहती। होटल से बाहर निकलते हुए वह इधर उधर देख रही थी कि लोग उसे देख रहे होंगे, पर यह बस उसका वहम था। हाँ, यह जरूर हुआ कि बहुत सारी औरतें, लड़कियां उसे ऐसे ही कपड़ों में नजर आ गई, बल्कि उनके कपड़े और भी छोटे थे। यह सब कुछ साक्षी के लिए किसी सपने की तरह खूबसूरत था, बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि सपने में भी उसने इतनी खुशियां नहीं देखी थी जो रोहन के साथ मिली थी। अगली सुबह दोनों की फ्लाइट थी कानपुर के लिए और रात के 12 बज चुके थे, इसीलिए दोनों ही सो गए। दूसरे दिन कानपुर पहुंचकर दोनों ने सारा दिन सोकर गुजारा। रोहन ने साक्षी को कुछ भी बनाने से मना कर दिया और खाना ऑर्डर करके मंगवा लिया था। शाम के 4 बजे उठने के बाद दोनों खुद को फ्रेश महसूस कर रहे थे। तब तक खाना भी आ गया था तो साक्षी ने प्लेट में निकाल लिया। खाने के बाद रोहन तो अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया और साक्षी घर की सफाई में लग गई। अगले सुबह 7 बजे साक्षी नहाकर आईने के सामने बाल सुझाने लगी। उसने आईने में खुद को देखा और रोहन की बात याद करके उसके होठों पर मुस्कान आ गई। अपने गीले बालों को कंघी से सुलझाते हुए वह सोच रही थी, कितना प्यार करता है रोहन मुझसे। और अचानक कुछ याद आते ही उसने अपने सिर पर हाथ मारा। मैं भी ना, आज तो ऑफिस जाना है, इन्हें उठा देती हूँ। यह सोचकर साक्षी रोहन को उठाने के लिए उसके पास गई, पर रोहन बहुत गहरी नींद में सो रहा था। इसीलिए साक्षी झुककर उसे आगे बढ़कर हिलाया
और आवाज दी, उठिए ना, आपको ऑफिस भी जाना है। और इस चक्कर में साक्षी के गीले बाल रोहन के चेहरे पर आ गए। साक्षी ने मुस्कुराते हुए अपने बालों को उसके चेहरे से हटाया तो रोहन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वह चिल्लाया, यह क्या बदतमीजी है? जी, मैं तो आपको उठा रही थी, साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे लगा रोहन उसे अपने करीब करने के लिए जानबूझकर नाटक कर रहा है, पर रोहन तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। वाह, एक तो गलती, ऊपर से हंस रही, यह क्या तरीका होता है उठाने का? पूरा मुंह पर बाल बिखेर कर रख दिया। चलो अब हटो, मुझे तैयार होना है। फिर जाते जाते घुमा और बोला, मेरे नहाने तक नाश्ता और टिफिन तैयार रखना, ऑफिस के लिए लेट नहीं होना मुझे। फिर साक्षी जल्दी से साइड हो गई तो रोहन बेड से उतरकर बाथरूम में घुस गया। साक्षी ने भी किचन की राह ली और जल्दी से आलू के परांठे और भिंडी की भुजिया बनाई। और जब वह टिफिन पैक कर रही थी तो रोहन उसके सिर पर खड़ा उसे घूर रहा था। रोहन की आंखें लाल लग रही थी, इसीलिए साक्षी को डर लग गया। वह हकलाते हुए बोली, जी क्या हुआ? मुझे क्या होना है तुम्हें? और कुछ नहीं मिला? यह भिंडी ले जाऊंगा मैं टिफिन में। जी पर यह तो आपको बहुत पसंद है, इसीलिए तो मैंने। पर अभी वह अपनी पूरी बात बोल भी नहीं पाई थी कि रोहन जोर से चिल्लाया, अब तुम मुझे बताओगी मुझे क्या पसंद है? सुबह से रोहन का यह रूप देखकर साक्षी बहुत घबरा गई थी। अब उससे बिल्कुल भी अपने आंसू नहीं रोके गए। वह नजरें झुकाए रोने लगी, फिर से चिल्लाते हुए बोला, यह नौटंकी बंद करो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे आंसू से पिघल जाऊंगा? और फिर वह डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ता हुआ बोला, अब जो पकाया है जल्दी से लेकर आओ, मुझे देर हो रही है। और फिर साक्षी ने अपनी आंखों को हथेली से रगड़ा और जल्दी से नाश्ता निकालकर रोहन को दिया। कुछ देर बाद रोहन टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। अब उसके मन ने खुद को ही समझाना शुरू कर दिया था, जैसे अपने ही दिल को मनाकर दर्द कम करना चाहती हो। तो साक्षी सोचने लगी कि सारी गलती मेरी ही है। ना मेरे बाल उनके चेहरे पर पड़ते और ना ही वह मुझसे नाराज होते। आखिर वह भी तो मर्द है, उन्हें भी तो किसी बात से चिढ़ हो सकती है। और बालों से तो बहुत लोग परेशान होते हैं। कभी कभार पापा के खाने में जब बाल निकल जाते तो वह मम्मी पर कितना गुस्सा होते थे, और तो और गुस्से में खाना भी नहीं खाते थे। यह तो फिर भी टिफिन लेकर गए हैं। फिर उसने भी रोहन की प्लेट में ही खुद के लिए नाश्ता निकाल कर खाया और घर के बाकी काम निपटाने लगी। उसी दिन शाम का समय रोहन के बैंक से आने का समय हो रहा था, इसीलिए साक्षी ने नहाकर उसकी फेवरेट साड़ी पहनी और उसका हल्का सा मेकअप करने के बाद उसने आने की राह देखने लगी। उसके ख्यालों में ही एहसास हो रहा था कि उसे देखकर रोहन सुबह का गुस्सा भूल जाएगा और उसे हमेशा की तरह प्यार से अपने करीब कर लेगा। रोहन की प्यार की बातें याद करते हुए उसके गालों पर अय्या की लाली छा गई थी। उसके दिल में रोहन को महसूस करते हुए साक्षी का ध्यान घड़ी की ओर गया तो होठों पर मुस्कान खिल गई। 5 मिनट बचे थे रोहन को ऑफिस से आने में। उसने एक बार खुद को आईने में देखा और मुस्कुराते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी, क्योंकि बाइक रुकने की आवाज जो आई थी। साक्षी ने दरवाजे की होल से झांककर देखा कि रोहन ही था, तो उसने दरवाजा खोल दिया। रोहन के हाथ में उसका बैग ले लिया, पर रोहन ने उसकी ओर देखा भी नहीं और आगे बढ़ गया। साक्षी ने पूछा, आपके लिए चाय बनाऊं? हाँ बनाओ, और साथ में सर दर्द की दवा भी ले आना। और साक्षी चाय बनाते हुए सोच रही थी कि मैं भी ना, वह ऑफिस से थक जाता है काम कर, और मैं भी ना क्या क्या सोचती रहती हूँ। पर थोड़ी देर बाद चाय और नमकीन के साथ सरदर्द की गोली लेकर जब साक्षी रोहन के पास गई तो वह किसी से मुस्कुराते हुए फोन पर बातें करते हुए बोल रहा था, कसम देने की कोई जरूरत नहीं, तेरे लिए कुछ भी करूंगा। तभी साक्षी को देखकर उसने फोन रख दिया। साक्षी ने यह बात सुनी तो उसे खुद के इग्नोर किए जाने पर बहुत बुरा महसूस हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा। चाय का कप रोहन की ओर बढ़ाया। आज पहली बार दोनों ने बिल्कुल चुपचाप चाय पी थी। चाय पीने के बाद साक्षी ने पूछा, जी आपके सर में बाम लगा दूं? कोई जरूरत नहीं है, दवाई ली है, ठीक हो जाएगा, बस मुझे शांति से सोने दो। रोहन की बात सुनकर साक्षी उदास हो गई और किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे साक्षी और रोहन के बीच में बातें कम होने लगी थी। मसूरी से आए हुए 1 हफ्ता बीत गया था, पर रोहन उसे मार्केट तक भी लेकर नहीं गया था।
जबकि पहले हर दूसरी शाम कहीं न कहीं ले जाता था, कभी पार्क कभी रेस्टोरेंट, पर अब तो केवल जरूरत की ही बात करता था। साक्षी बिस्तर पर लेटी हुई बीते दिनों को याद कर रही थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। जाने किसकी नजर लग गई थी उसकी खुशियों को, जो रोहन उसे ठीक से बोलता भी नहीं था। आज साक्षी को कुछ खाने का मन भी नहीं हो रहा था। बस सुबह चाय के साथ एक परांठा खा लिया। वह रोज दोपहर में खाने के लिए सुबह के समय ही ज्यादा पराठे बना देती थी, पर आज उसका मन नहीं किया, इसीलिए नहीं बनाया। और अब पुरानी बातें याद करते हुए वह रो रही थी। ऐसे ही उदासी में न जाने कब उसे नींद आ गई और वह चौंकते हुए तब उठी जब मोबाइल बज उठा। मोबाइल पर रोहन का नंबर फ्लैश हो रहा था। इस समय फोन सोचते हुए साक्षी ने जल्दी से फोन उठाया। हेलो, हाँ, 1 घंटे में घर आ रहा हूँ, एक पार्टी में चलना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं सच, साक्षी ने खुशी से उत्साह में कहा, लेकिन रोहन ने कुछ सुना ही नहीं क्योंकि फोन कट गया था। पर साक्षी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और खुशी खुशी उठकर कमरे को व्यवस्थित किया और फिर किचन में सब ठीक किया और नहाने चली गई। और जब वह नीले रंग की साड़ी बांधने के बाद अपने धुले हुए बाल सुलझा रही थी तो दरवाजे की बेल बजी। साक्षी ने जल्दी से कंघी को बालों में फंसा लिया और दरवाजा खोलने के लिए गई। एक तो हड़बड़ाहट और दूसरी ओर खुशी की वजह से दरवाजा खोलने के बाद वह लड़खड़ा कर गिरने पर रोहन ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया और वह रोहन को प्यार से देखने लगी। उसकी आंखों में इतना प्यार था कि रोहन भी बस खोने ही वाला था कि उसका मोबाइल बजने लगा और उसने खुद को रोहन से अलग कर लिया। फिर साक्षी ने दरवाजा बंद किया और वापस कमरे में आकर बाल सुलझाने लगी। थोड़ी देर बाद मोबाइल बंद करके रोहन साक्षी के पास आया और उसे एक पेपर बैग थमा दिया। बोला, इसमें तुम्हारे लिए एक साड़ी है, इसे पहनकर तैयार हो जाओ। साक्षी ने साड़ी निकालकर देखा। रेड वेलवेट रंग की साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज और चूड़ियां भी थी। और जब तक वह तैयार हो रही थी रोहन भी वहीं उसके पास ही बैठा था, पर वह मोबाइल पर चैटिंग करने में व्यस्त था। साक्षी ने खुद को आईने में देखा। इस रेड वेलवेट साड़ी में वह हमेशा से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वह तैयार होकर रोहन के पास गई, पूछा, जी सुनिए, मैं कैसी लग रही? रोहन ने उसे एक नजर देखा और कहा, हाँ ठीक है, अब तुम तैयार हो गई हो तो मैं भी तैयार हो जाऊं। उसका उत्तर सुनकर साक्षी की खुशी झटके की तरह बैठ गई। फिर लगभग 8 बजे के करीब वे लोग घर से पार्टी में जाने के लिए निकले। लगभग घंटे भर बाइक दौड़ाने के बाद पार्टी वाली जगह आई। यह जगह शहर से बाहर थी। साक्षी ने देखा आसपास इक्का दुक्का मकान थे। रोहन ने बाइक लॉक किया और साक्षी को साथ लेकर अंदर गया। बाहर जितनी खामोशी थी, अंदर का माहौल उतना ही अधिक शोर शराबे से युक्त था। बड़े से हॉल में बहुत सारी मेज और कुर्सियां सजी थी और उन कुर्सियों पर बैठे थे सजे धजे लोग। म्यूजिक बज रहा था और लोग ड्रिंक करने में लगे थे। अभी कुछ दिन पहले मसूरी से उसने ऐसा ही माहौल क्लब में देखा था। उसे वही सब फिर से देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे यहाँ के माहौल से घबराहट होने लगी। रोहन ने उसे एक जगह बैठा दिया और खुद अपने एक दोस्त से बातें करने लगा। रोहन साक्षी को एक जगह बिठाकर अपने दोस्त के पास चला गया था और उनसे बातें करने में साक्षी की ओर ध्यान भी नहीं दे रहा था। साक्षी ने इधर उधर देखा तो यहाँ भी औरतें शराब पीने में लगी थी और कुछ सिगरेट के कश भी ले रही थी। कुछ देर बाद रोहन भी अपने दोस्त के साथ शराब पी रहा था और फिर सबके साथ वह भी झूमने लगा था। ऐसे माहौल में साक्षी को अपना दम घुटता सा लग रहा था। वह चुपचाप सिर झुकाए बैठी थी कि रोहन का एक दोस्त उसके साथ वाली चेयर पर आकर बैठ गया और उसे बोला, देखिए ना भाभी जी, सभी डांस कर रहे हैं और आप यहाँ चुपचाप बैठी हैं, इसीलिए चलिए ना, हम भी सबके साथ एंजॉय करते हैं। जी मुझे डांस नहीं आता, साक्षी ने प्यार से मना किया। अरे यहाँ कौन सा कोई डांसर है, बस सब एक दूसरे को देखकर कर रहे हैं। देखिए आपके पति मेरी पत्नी के साथ डांस कर रहे हैं, हम भी उन्हें थोड़ा जलाते हैं, आइए ना। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, आप जाइए। लेकिन रोहन का दोस्त तो जैसे जिद पर अड़ा था। वह अपने हाथ का पैक जबरदस्ती साक्षी के होठों से लगाने लगा। अरे भाभी जी, इसके 2 घूंट अंदर तो लीजिए, फिर सारी झिझक दूर हो जाएगी आपकी। और यह कहकर उसने साक्षी का हाथ पकड़ लिया और साक्षी जो इतनी देर से परेशान हो रही थी उसे बर्दाश्त नहीं हो और उसने अपना हाथ खींचकर एक थप्पड़ लगा दिया।
रोहन का दोस्त अपने गाल सहलाने लगा और तब तक रोहन भी वहां आ गया और साक्षी पर बरस पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर हाथ उठाने की? रोहन के जोर से बोलने से सब इधर ही देखने लगे थे और साक्षी भी सहम गई थी। रोहन के दोस्तों ने उसे शांत करवाया, तब जाकर वह शांत हुआ और फिर वह पार्टी में नहीं रुका। उसने बाइक निकाली तो साक्षी चुपचाप आकर पीछे बैठ गई। पूरे रास्ते दोनों ने कुछ नहीं बोला। उस रात दोनों ने कुछ नहीं खाया, ऐसे ही सोने आ गए। पर दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। साक्षी तो खैर बहुत ही उदास थी। आजकल रोहन के व्यवहार ने उसे परेशान कर दिया था। पर रोहन भी बेचैन लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके मन में कोई बात है, पर उसके होठों पर आकर रुक जाती है। रोज की तरह सुबह हुई और साक्षी नहाकर किचन में आ गई। वह अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करना चाहती थी। वह रोहन को गुस्सा करने का अवसर नहीं देना चाहती थी कि दरवाजे की बेल बजी। उसने सोचा कि शायद रोहन का कोई दोस्त होगा, इसीलिए उसने दरवाजे के हॉल से झांकर देखा और खुशी से चहक उठी। भैया! उसने जल्दी से दरवाजा खोला और उन्हें अंदर लेकर आई। साक्षी की आवाज सुनकर रोहन भी कमरे से बाहर निकल आया था और साक्षी के भैया को देखकर वह भी पास आ गया और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर साक्षी के भैया और रोहन जब तक नहाकर रेडी हुए, साक्षी ने नाश्ता बना लिया था। नाश्ता करने के दौरान ही भैया ने बताया कि वह साक्षी को अपने साथ ले जाने आए हैं। कुछ दिन वह मायके में रहेगी तो सबको अच्छा लगेगा और फिर पहली होली तो मायके में ही मनाई जाती है। रोहन कुछ बोलना चाहता था पर साक्षी ने बोल दिया, हाँ भैया, मैं जरूर चलूंगी, मुझे भी सबकी बहुत याद आती है। और तब रोहन को मुस्कुराते हुए हामी भरनी पड़ी। फिर रोहन ने कहा कि 2-4 दिन रुककर जाइएगा भैया, अब कानपुर आए तो थोड़ा घूम भी लीजिए। पर भैया ने यह कहकर मना कर दिया कि अभी तो बस अपनी बहन को लेने आया हूँ, जब इसकी भाभी को लेकर आऊंगा तब कानपुर भी घूम लेंगे। उनकी बात सुनकर रोहन ने फिर कुछ नहीं कहा और अगली रोज ही वह साक्षी को अपने साथ लेकर चले गए। साक्षी अपने मायके आ गई थी। सभी लोग उसके आने से बहुत खुश थे। बड़े भैया के दोनों बच्चे अपनी बुआ से बहुत अटैच थे। वह फिर से उनको खिलाने और पढ़ाने की जिम्मेदारी बड़ी खुशी से निभाने लगी थी। उसकी माँ कभी कभी उसे टोक भी देती थी कि थोड़ी सी देर आराम कर ले, बच्चों को भाभी संभाल लेगी, पर वह मुस्कुराकर बात टाल देती थी। आखिर इन बच्चों की वजह से ही तो वह अपने मन की उदासी दूर करती है, वरना जब वह सोने के लिए बिस्तर पर जाती है तो रोहन के साथ बिताए हुए सारे पल उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं और वह कभी मुस्कुराती थी तो कभी अनायास उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। दिन बड़ी बेकरारी से गुजर रहे थे। उसे मायके आए हुए 1 हफ्ता गुजर गया था, पर इतने दिनों में ना तो रोहन ने फोन किया था और ना ही साक्षी ने। आज उसे रोहन की बहुत याद आ रही थी। शाम का समय था और वह छत पर खड़ी थी, आसपास से बेखबर ख्यालों में। जैसे रोहन से बातें कर रही थी, खुद से बातें करती हुई साक्षी जैसे आसपास से बेखबर हो गई थी। शाम का धुंधलाका बढ़ गया था और साथ ही हवाओं में सर्दी भी, पर उसे कोई होश नहीं था। उसे तब होश आया जब उसकी माँ उसे फोन देने आई कि तुम्हारे ससुराल से फोन है, लो बात करो। फोन पर साक्षी की सासू माँ थी। साक्षी ने उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने कहा, बेटा अब कुछ दिन अपने घर में भी आकर रहो, कुछ दिन इस माँ के साथ भी रहो। तो साक्षी ने उन्हें हाँ कह दिया कि हाँ मम्मी जी, मैं आऊंगी, 1-2 रोज में आप मम्मी से बात कर ले। फिर दोनों समधन से बातें हुई और फोन रख दिया। शाम भी हो गई थी और मौसम में ठंडापन भी, इसीलिए साक्षी की माँ उसे भी अपने साथ नीचे लेकर आ गई। फिर 2 दिन बाद साक्षी के ससुर भी उसे लेने आए थे। तब साक्षी की माँ ने उसके ससुराल वालों के लिए कपड़े और फल मिठाई देकर विदा किया। मायका ससुराल भले ही नजदीक हो, पर यही रस्में दोनों घरों में एक लड़की का मान बढ़ाती है। ससुराल पहुंचकर साक्षी अपनी सासू माँ और जेठानी के पांव छूकर आशीर्वाद लेती है और फिर हाथ पांव धोकर अपनी जेठानी की मदद करने के लिए उनके साथ किचन में आ जाती है। वह उसे बहुत मना करती है कि अभी अभी तो आई है तो आराम करो, पर साक्षी ने कहा, क्या दीदी, कौन सा दूर से आई हूँ और मुझे आपके साथ कुछ सीखने को भी मिलेगा। फिर दोनों देवरानी जेठानी मिलकर काम करेगी और गप्पे लड़ाएगी। दोनों को प्यार से बातें करते देखकर सासू माँ भी बहुत खुश हुई और दोनों बच्चों को अपने साथ बिठाकर खिलाने लगी। ससुराल में रहते हुए साक्षी को 4 दिन हुए थे, पर सबको उसकी आदत होती जा रही थी। वह सबके काम करती और बच्चों के साथ भी खेलती। उसकी अच्छी आदतों से सभी बहुत खुश थे। आज रविवार का दिन था। जेठानी की 6 साल की बेटी
परी साक्षी के मोबाइल पर गेम खेल रही थी और छोटा सा सोनू साक्षी की गोद में खेल रहा था कि रोहन का फोन आया था साक्षी के मोबाइल पर। इसीलिए परी ने मोबाइल चाची को लाकर दे दिया। साक्षी ने फोन उठाया तो उसने बताया कि मैं होली से एक दिन पहले आ रहा हूँ। उस समय साक्षी सबके साथ आंगन में धूप सेक रही थी, इसीलिए माँ जी ने पूछ लिया, बहू रोहन क्या बोल रहा है? जी माँ कह रहे हैं कि होली से एक दिन पहले आएंगे। मेरी बहू की पहली होली है और यह एक दिन पहले आएगा। दो तो मैं बात करती हूँ। और फिर साक्षी ने उन्हें फोन दे दिया और उन्हें बेटे की क्लास लगाई और फोन साक्षी को वापस दे दिया और सोनू को अपनी गोद में ले लिया। साक्षी मोबाइल लेकर अपने कमरे में आ गई थी और रोहन बोल रहा था, अब माँ का आदेश है तो जल्दी ही आना पड़ेगा। वैसे वह मेरी माँ कम और तुम्हारी ज्यादा लग रही थी। क्या जादू कर दिया है तुमने? रोहन की आवाज ऐसी थी कि साक्षी को समझ नहीं आ रहा था कि रोहन नाराज होकर कह रहा है या मजाक कर रहा है। फिर रोहन ने कहा, यार मैं फोन रखता हूँ, खाना खा लूँ जरा, मेरा टिफिन आ गया है। साक्षी ने जी कहा तो उसने फोन रख दिया। आज साक्षी बहुत खुश थी। कितने दिन बाद उसकी रोहन से बात हुई थी। हालांकि वह बहुत कुछ पूछना चाहती थी, शिकायत करना चाहती थी कि इतने दिनों बाद मेरी याद आई है, पर उसने कुछ नहीं पूछा। शायद हमारे देश की संस्कृति हमारे गांव में ही दिखाई देती है, जहां पत्नियां दूर होते हुए भी यह एहसास करती है कि उनके पति को उनकी बातों से कोई तकलीफ ना हो। वैसे भी होली में बस अब एक हफ्ता रह गया था, इसीलिए वह बहुत खुश थी कि जल्द ही रोहन से मुलाकात होगी। वह अपनी सोच में मग्न थी। जब परी उसे बुलाने आई, चाची आपको दादाजी बुला रहे हैं, तब साक्षी ने परी को प्यार से गोदी में उठा लिया और पापा जी के पास आ गई, जहां पर परी की मम्मी यानी साक्षी की जेठानी पहले से मौजूद थी। पापा जी ने अपनी दोनों बहुओं को 5-5 हजार रुपए दिए और कहा कि होली आ रही है, इसीलिए दोनों अपने लिए साड़ी और भी लेना हो तो ले लेना। दोनों बहुओं ने पापा और मम्मी जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उसी रोज शाम में रोहन की भाभी अपने पति के साथ मार्केट गई थी और साड़ी, चूड़ियां और बच्चों के कपड़े खरीद कर लाई। साक्षी को उसकी सासू माँ ने कहा कि 2 दिन बाद रोहन आएगा तो तू भी बाजार जाकर खरीदारी कर लेना। उनकी बात सुनकर उसने मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया। दूसरे दिन सोमवार का दिन था, इसीलिए दोनों देवरानी जिठानी साथ में मंदिर जाने वाली थी। 2 दिन बाद रोहन घर आ गया। उस समय साक्षी नाश्ता बना रही थी। रोहन ने नहा धोकर सबके साथ नाश्ता किया और अपने कमरे में साक्षी का इंतजार कर रहा था, पर वह घर के दूसरे काम पूरे करने में लगी हुई थी। एक बार रोहन ने पानी के बहाने उसे अपने पास बुलाया, पर साक्षी ने परी के हाथ भिजवा दिया। तब वह कमरे से बाहर निकला और माँ को बोला, मेरा सिर बहुत तेज दर्द कर रहा है, कोई बाम तो हो तो 2 लगा लूंगा। और यह कहकर अपने कमरे में चला गया। तब थोड़ी देर बाद साक्षी चाय और दवाई लेकर आई। रोहन ने उसे आते हुए देख तो लेट गया। साक्षी बोली, सुनिए, पहले चाय पी लीजिए, फिर मैं सिर दबा दूंगी। रोहन ने उठकर उसके हाथ से चाय ले ली और दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। साक्षी चुपचाप सिर नीचे किए बैठ गई। रोहन ने चाय पीकर कप रख दिया तो साक्षी उसका सिर दबाने लगी, तो रोहन ने उसे रोक दिया। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, बिल्कुल भी दर्द नहीं है, मैंने तो बस तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए कहा था। रोहन की बात सुनकर साक्षी उठने लगी। मुझे किचन में काम है। रोहन ने उसे कंधों से थाम लिया और उंगलियों से उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, कोई काम नहीं है, बस तुम मुझसे दूर भाग रही हो ना? साक्षी ने निगाह झुका ली। अच्छा सुनो, क्या इतने दिनों में मेरी कभी याद आई थी? यह बोलते हुए रोहन ने साक्षी का चेहरा अपनी हथेलियों में भर लिया, पर अगले ही पल वह परेशान हो गया। साक्षी की आंखों में आंसू भरे हुए थे। रोहन ने अपनी उंगलियों से उसके आंसू पोंछे और उसका सिर अपने कंधे से लगा लिया। प्लीज रो मत साक्षी, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। उसकी बात सुनकर साक्षी ने रोहन के कंधे से अपना सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा, जैसे पूछना चाहती हो कि अगर मुझे रोते हुए नहीं देख सकती तो फिर मेरे साथ गैरों जैसा बर्ताव क्यों किया था कानपुर में? और रोहन साक्षी की आंखों में सवाल अच्छी तरह पड़ रही थी। उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और साक्षी को देकर कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं,
मैंने इसमें सब लिख दिया है, पढ़कर मुझे माफ़ कर देना। तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और बहुत विश्वास है मुझे अपने प्यार पर। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रोहन के जाने के बाद साक्षी ने लिफाफा खोला और पढ़ने लगी। प्यारी साक्षी, मैं जानती हूँ तुम मेरे अचानक बदले व्यवहार से बहुत परेशान हो, पर यकीन करो मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ। अब तुम कहोगी कि मैं फिर ऐसा क्यों कर रहा था, तो उसकी वजह है मेरा दोस्त अनुराग। अनुराग तो तुम्हें जरूर याद होगा, वही जिसे तुमने थप्पड़ मारा था। उसकी मम्मी पापा नहीं रहे। जब वह बहुत छोटा था तब उसके मामा मामी ने उसे पढ़ाया। वही एक लड़की से प्यार करता था और दोनों की सगाई भी होने वाली थी, पर सगाई के दिन वह इंतजार करता रहा और वह नहीं आई। बाद में पता चला कि उसने एक अमीर लड़के से शादी कर ली। वह बस उस लड़के को जलाने के लिए अनुराग के साथ प्यार का नाटक कर रही थी। तब से उसका प्यार पर से भरोसा उठ गया और उसने पैसे कमाना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। आज उसकी खुद की कंपनी है। जब उसे पता चला कि मैंने तुमसे लव मैरिज की है तो उसने कहा, यह प्यार व्यार कुछ नहीं होता और आज के समय में कोई किसी से सच्चा प्यार नहीं करता। तुम भी कुछ दिनों में शहरी रंग ढंग में बदल जाओगे। अगर मुझे उसकी बात पर भरोसा नहीं तो वह जो कहता वह मैं करूं। अगर फिर भी तुम मुझसे प्यार करती होगी तो वह मान लेगा कि उसका चुनाव गलत था। सारी लड़कियां बुरी नहीं होती। मैं पहले इसके लिए तैयार नहीं था, पर फिर सभी दोस्तों के ऐसा कहने पर कि तुम में कोई खासियत नहीं है और मुझे डर है कि तुम भी बदल जाओगी, मुझे जोश आ गया और तुम्हें आजमाने के लिए तैयार हो गया। वह लोग तो हमारी मसूरी ट्रिप को ही ऐसा करने के लिए चुनना चाहते थे, पर इसके लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन जब मैं वहां से वापस आया तो फिर मुझे अपना वादा निभाना पड़ा, जो कि मैंने अपने दोस्तों से किया था। और इसीलिए जब तुम मुझे सुबह उठाने आए तो मैंने जानबूझकर तुम पर गुस्सा किया। मुझे खुद दिल से कितना बुरा महसूस हो रहा था मैं बता नहीं सकता। प्लीज़ मेरी बात पर यकीन करो। फिर तुमसे बात कम करना, और जो भी उस दिन पार्टी में हुआ सब उसी प्लान का हिस्सा था। मेरा गुस्सा करना भी। मेरा एक दोस्त कमिश्नर है और उस फार्म हाउस पर वह रेड डालने लग गया था क्योंकि वहाँ ड्रग्स के कारोबार के बारे में पता चला था। वहाँ वह शादी के कपड़ों में आया था। लेकिन जब तुमने मेरे दोस्त को थप्पड़ मारा तो मुझे लगा कि अपराधी अलर्ट हो जाएंगे, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और इसलिए मैं जल्दी से तुम्हें वहाँ से लेकर निकल गया। मैं रास्ते भर इसीलिए चुप था क्योंकि मुझे लगा कि कहीं सारा प्लान बर्बाद ना हो जाए। पर बाद में मेरे कमिश्नर दोस्त ने बताया कि ड्रग्स का सप्लाई पकड़ लिया गया तो मुझे सुकून मिला। और तुम्हें यह सुनकर खुशी होगी कि अनुराग को तुम्हारे थप्पड़ ने यकीन दिला दिया कि सभी लड़कियां गलत नहीं होती। मैंने सोचा कि तुम मुझसे लड़ोगी, गुस्सा करोगी, पर तुम तो मेरे साथ मेरे सारे काम वक्त पर करती रही, एक बार भी शिकायत नहीं की। विश्वास करो, मैं सुबह से ही तुमसे सब बताना चाहता था, पर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें आजमा रहा था। मुझे क्या, किसी भी पति को यह हक नहीं कि वह अपनी पत्नी से ऐसी परीक्षा ले। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, पर तुम मुझे माफ कर देना। मैं जी नहीं पाऊंगा। सच कहूं तो अब जब तुम सब कुछ जान चुकी हो तो मुझे तुम्हारे सामने आने में भी शर्म आ रही है। तुमसे विनती है कि तुम मुझे सजा देना। जितना गुस्सा करना है करना, पर होली के बाद, यह हमारी पहली होली, इसे हम अपने प्रेम के रंग में रंग देंगे। केवल तुम्हारा रोहन। चिट्ठी पढ़कर साक्षी की नजर दरवाजे की ओर चली गई। उसे समझ आ गया कि रोहन यहीं है, कहीं नहीं गए। वह बेड से उतरकर पर्दे के पीछे छिपे रोहन के पास गई। उसकी आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बहुत गुस्से में है। रोहन ने अपने दोनों कान पकड़ लिए तो वह मुस्कुराने लगी। तो तुमने मुझे माफ कर दिया? थैंक गॉड, कहते हुए मैं साक्षी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि वह निकल गई और बोली, इतनी आसानी से मैं आपके हाथ नहीं आने वाली। वह थोड़ा दूर हटकर मुस्कुरा रही थी कि रोहन ने कहा, सुनो, भाभी ने बताया कि तुम स्वर्ग में अपने लिए घर बनवा रही हो, उसमें मुझे भी आने दोगी क्या? जी, मैं समझी नहीं, साक्षी ने आश्चर्य से कहा। मुझे भाभी ने बताया, जब तुम उनके साथ मंदिर गई थी तो पूजा करके बाहर आने के बाद झूठ बोलकर फिर से अंदर गई थी कि तुम्हारा मोबाइल मंदिर में छूट गया था। भाभी ने देखा कि मोबाइल तो तुम्हारे हाथ में ही है, इसीलिए वह भी तुम्हारे पीछे गई तो देखा कि तुमने 1,000 पंडित जी को दिए कि उनके बच्चों की पढ़ाई में काम आएंगे। तो भाभी ने बताया कि शायद तुम्हें स्वर्ग में अपने लिए घर बनाना है। माफ कीजिए, दरअसल मेरा बहुत मन था
कि मैं किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए ज़्यादा नहीं तो कुछ तो करूं। बस इसीलिए कुछ पैसे मेरी माँ ने और मेरे भैया ने दिए थे और फिर पापा जी ने दे दिए थे, कहते हुए साक्षी ने अपनी नज़रें झुका ली। तब रोहन उनके पास आया और उसे अपनी बाहों में लेते हुए बोला, अरे इसमें माफ़ी की क्या बात है, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। फिर बोला, अरे हाँ, मम्मी कह रही थी कि होली के लिए तुम्हारी शॉपिंग करवा दूँ, तो जल्दी से तैयार हो जाओ, चलते हैं शॉपिंग के लिए। जी, पर मैंने तो सारे रुपए खर्च कर दिए। अरे तो क्या हुआ, क्या तुम्हारे पति का हक नहीं कि अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करे? अब चलो, कोई सवाल नहीं। तो फिर 3 दिन बाद रोहन और साक्षी ने अपनी पहली होली मनाई। जी हाँ, साक्षी के मायके में। तो दोस्तों, विवाह केवल दो लोगों को नहीं जोड़ता बल्कि दो परिवारों को भी जोड़ता है, और छोटे मोटे अनुबंध और झगड़े इस बंधन को और भी मजबूत बनाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।